Assalamu alaikum viewers, this is Abdul Rahman. Welcome to Students Diary. Viewers, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस और ये एक अहम टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल का। इसकी डिटेल पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट्स साथ साथ मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है क्या वो आज हम देखेंगे। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस या हम इसको पोस्ट एक्सपोजर प्रिवेंशन भी कहते हैं। It is any preventive medical treatment started immediately after exposure to a pathogen such as a disease causing viruses in order to prevent infection by the pathogen and development of a disease. जब हमें encounter करते हैं certain pathogens को या सर्टन एक्टिविटी हो जाती है जिसमें चांस होता है कि पैथोजेंस होंगे उसमें या एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ इन्फेक्शन होगा, तो उसके लिए हम जो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं इमीडिएटली उस पैथोजन के एक्सपोजर को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए और प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन को, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर prophylaxis or post-exposure prevention. If post-exposure prophylaxis is being considered, the injured person must be risk assisted and counseled. अब एक बंदे को कोई इंजरी या कोई कट लग गया या कोई स्नेक बाइट फॉर एग्जांपल हो गया, तो या रेबीज वायरस जो है वो किसी डॉग बाइट की वजह से उसको हो गया है, तो उसके बाद आपने फौरन क्या करना है, उस इंजर्ड पर्सन को आपने उसकी पहले रिस्क असेसमेंट करनी है। ये रिस्क असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। रिस्क असेसमेंट क्या है कि आपको एक सर्टेन इवेंट हो गया है, उसके बाद इस केस में आप ये कंसीडर करेंगे कि उसको कितना रिस्क है इस चीज़ से। ये ऐसे ही है कि फॉर एग्जांपल आप एक दरिया के किनारे खड़े हैं और उस दरिया में कोई शार्क मछली है, ठीक है। तो शार्क मछली जाहिर है एक डेंजरस चीज़ है, लेकिन आप दरिया के किनारे थोड़े दूर खड़े हैं तो आपकी रिस्क असेसमेंट जब होगी तो आप हैजर्ड से दूर हैं तो रिस्क असेसमेंट बहुत मिनिमम है। लेकिन अगर आप उस दरिया के अंदर चले जाते हैं फिर क्या होगा, फिर आप हैजर्ड के करीब चले गए हैं, उसके फील्ड में चले गए हैं, तो रिस्क असेसमेंट बिल्कुल रेड पे चली जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। तो इसी तरह जब कोई आपको कोई सर्टेन इवेंट हो जाता है, एक्सपोजर हो जाता है सर्टेन इन्फेक्शन को या पैथोजेंस को, तो आप उसकी रिस्क असेसमेंट करोगे कि पैथोजन किस टाइप का है, कितना वो डेंजरस है, किस जगह पे बाइट हुआ है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वो उसको देखते हुए आप रिस्क असेसमेंट करोगे और फिर आप काउंसलिंग करोगे पेशेंट की, ठीक है। फॉलोइंग काउंसलिंग एंड एडवाइस, द इंजर्ड वर्कर मे इन द एब्सेंस ऑफ एनी कंट्राइंडिकेशन डिसाइड टू स्टार्ट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एज आउटलाइन बिलो। तो आप ये सारा कुछ असेसमेंट करने के बाद फिर आप उस वर्कर को जो जिसके साथ ये पेश आया है वाकया, तो अगर कोई कंट्रा इंडिकेशन इसमें नहीं है तो फिर आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की तरफ जाएंगे और उसमें आप किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। फॉर एग्जांपल पोस्ट जो सबसे कॉमन चीज़ें हमारे पास, स्पेशली अगर हम हेल्थ केयर फैसिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या हेल्थ केयर वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो जो सबसे कॉमन चीज़ें हो रही हैं जिसके चांसेस ज़्यादा है हम उसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी है। एज पर लोकल गाइडलाइन डिस्कस विद लोकल एक्सपर्ट हु विल असिस्ट द इम्यून स्टेटस ऑफ फॉर HBV इन्फेक्शन एंड विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो एक एक्सपोजर आपको हो गया है, ठीक है, किसी हेपेटाइटिस बी वायरस का, वो आपको नीडल स्टिक इंजरी हुई है या आपको कोई कट लग गया है कोई इन्फेक्टेड मटेरियल से हॉस्पिटल के अंदर,
तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एक लोकल एक्सपर्ट के पास जाओगे जो आपकी रिस्क असेसमेंट करेगा। और रिस्क असेसमेंट में वो किन चीज़ों को देखेगा, आपके इम्यून स्टेटस को देखेगा, आपके बॉडी के अंदर, आपके सीरम के अंदर हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज देखेगा। अगर मौजूद है तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट नहीं है तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट करेगा, उसके लिए अप्रोप्रिएट कोई प्लान आपको देगा, कोई आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेगा। बेस्ड ऑन द असेसमेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्लस माइनस हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन कैन बी गिवन। सो वो जब वो असेसमेंट कर लेगा, असेसमेंट को देखते हुए वो आपको या तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन पे डाल देगा या आपको सर्टन इम्यूनोग्लोबुलिन दे देगा या प्री फॉर्म्ड रेडीमेड एंटीबॉडीज आपको दे देगा। अब अगर आपको कोई एक्सपोजर हो गया है, वो हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड कोई आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, या कोई एक हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव पेशेंट का, लेट से हम इस तरह ले लेते हैं, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव पेशेंट का विद नोन हिस्ट्री आप सैंपल ले रहे हैं। सैंपल लेने के बाद आपने रिकैप करते हुए सिरिंज को आपने आपके फिंगर पे नीडल स्टिक इंजरी हो गई है, ठीक है। नो, अब क्या करना है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी के लिए कोई इफेक्टिव वैक्सीन करंटली अवेलेबल नहीं है, आरएनए वायरसेस जितने भी हैं उनका वैक्सीन डेवलप करना बहुत मुश्किल, निस्बतन मुश्किल काम होता है। तो फिर क्या होगा, तो आप ट्रीटमेंट की तरफ जाओगे, क्योंकि हेपेटाइटिस सी का खास करके एक्यूट हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन का बहुत ही इफेक्टिव आजकल इलाज मौजूद है, ट्रीटमेंट मौजूद है। सो प्लीज रेफर टू द लोकल एक्सपर्ट फॉर असेसमेंट, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। अगेन हेपेटाइटिस सी के केस में आप लोकल किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे, वो आपकी असेसमेंट करेंगे, टेस्टिंग सजेस्ट करेंगे, एंटी-HCV एंटीबॉडीज वगैरह, और फिर आपको ट्रीटमेंट की तरफ वो कोई आपको प्लान लिख के देगा। सो अच्छी बात यह है कि हेपेटाइटिस सी का हमारे पास इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो मौजूद है। अब बारी आती है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसमें आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड होता है, यानी कोई मिसहैप हो गया है, आपको एक्सपोजर हो गया है वन वे और द अदर, ठीक है। आप सबको पता है कि HIV जो है वो थ्रू ब्लड कंटैक्ट ट्रांसफ्यूज होता है, थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट जो है वो ट्रांसफ्यूज हो सकता है, एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है। और फिर आपके पास जो पर्सनल आपके लिए जो आप शेविंग वगैरह का सामान यूज़ करते हैं, अगर वो मल्टीपर्सन लोग यूज़ कर सकते हैं तो फिर भी वो ट्रांसमिट हो सकता है। इसके लिए भी आपको रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी करेंगे उसमें रिस्क असेसमेंट। क्यों जल्दी करेंगे? क्योंकि जो हेपेटाइटिस HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का जो पीरियड है दैट इज 28 डेज। आप एंटीवायरल जो उसका टाइम है दैट इज 72 आवर्स है HIV का। अगर इससे आप लेट करेंगे ट्रीटमेंट को तो फिर आपके लिए इसका जो एंटीवायरल ड्रग है उसकी इफेक्टिवनेस उतनी नहीं होगी। सो बेटर ये है कि आप जितनी जल्दी हो सके, अगर आपको एक्सपोजर हो गया है, उसकी रिस्क असेसमेंट करें और फौरन ही आप एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स पे डाल दें उस बंदे को जिसको ये मिसहैप हुआ है या जिसको एक्सपोजर हुआ है। तो ये जो कोर्स है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग का वो तकरीबन 28 डेज जो है प्लस माइनस 4 वीक्स जो है वो जारी रहता है। सो दैट procedure should be started as soon as possible for treatment, ideally within 1 hour of the injury or within 72 hours of post exposure। तो आप 1 घंटे के अंदर कोशिश करें, अगर वो नहीं होता, आपसे कोई फैसिलिटी दूर है, और तो फिर कम से कम 72 आवर्स से ज़्यादा आप लेट नहीं करेंगे। उसके बाद बारी आ जाती है रेबीज़ की। रेबीज़ आपको पता है कि रेबीज़ वायरस दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सर्टन एनिमल्स, जैसे कि रैबिट एनिमल्स, उसमें डॉग्स हैं, फॉक्सेस हैं, सर्टन वुल्फ वगैरह हैं। ये वायरस जो है उनके जब उनमें ये वायरस मौजूद होता है तो वो उनके सेंट्रल नर्वस एनिमल्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो उस पर अटैक करता है और फिर उसके अंदर बिहेवियरल चेंजेस आते हैं
और वो जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और वो बाइट करते हैं। ये उनकी एक निशानी है कि जब वो बाइट करता है, एग्रेसिव होता है, हर एक को बाइट करता है, इट मीन्स के देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो फिर उसके अगेंस्ट अगर वो ह्यूमन में वो बाइट करते हैं और वो वायरस जो है वो चला जाता है, दैट कैन आल्सो इफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। और अगर आप टाइमली उसको एंटीबॉडीज नहीं देते, इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देते, वैक्सीन नहीं देते, तो व्हाट कैन हैपन दैट अ पर्सन will develop a disease, रेबीज और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका इफेक्ट हो जाएगा। और लास्ट स्टेज उसका यही है कि हाइड्रोफोबिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, पेशेंट को वाटर से डर लगता है। सो उसको हम क्यों ज़रूरी है, कॉमनली इफेक्टिव और वेरी इफेक्टिव यूज टू प्रिवेंट आउटब्रेक ऑफ रेबीज आफ्टर अ बाइट बाय रैबिट एनिमल्स। द ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड इंजेक्शन ऑफ रेबीज वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन। आपको उसमें रिपीटेडली इंजेक्ट करना होता है वैक्सीन्स को, और इम्यूनोग्लोबुलिन भी देने होते हैं, एंटीबॉडीज वगैरह। लेकिन जहाँ पे बाइट किया होता है यहाँ पे हम वो वैक्सीनेट या इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो देते हैं, ताकि वो टाइमली हम उसको उस जगह तक उसको लिमिट करें और वो आगे जो है वो जिस्म में इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, ताकि आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम उससे इफेक्ट ना हो। इसके बाद आ जाती है बारी टेटनस की। सबको मालूम है मोस्टली टेटनस इज नॉट ट्रांसमिटेड पर्सन टू पर्सन एंड देयरफॉर हर्ड इम्यूनिटी प्लेज नो रोल इन इट्स प्रिवेंशन। क्योंकि ये एक दूसरे को ट्रांसमिट नहीं होता, तो ये नहीं है कि एक कम्युनिटी में अगर कोई, आपने देखा होगा कॉमन कोल्ड आ जाता है या कुछ और हो जाता है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद उसमें एक इलाके में, कम्युनिटी में एक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ऐसा आजकल आप कोरोना के केस में देख रहे हैं कि एक पीक आता है, फिर लोअर हो जाता है, फिर पीक आता है, क्योंकि एक वक्त में सब बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, फिर जब गुजर जाता है तो 3-4 महीने के लिए वो लोग इम्यून हो जाते हैं, तो उससे वो इम्यूनिटी उस कम्युनिटी में डेवलप हो जाती है। टेटनस के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता। The incubation period for tetanus disease is generally 3 to 21 days. So that is the incubation period, जिसमें अगर वो एक बार इंजेक्ट हो जाए आपकी बॉडी में, तो उसके बाद 3 से 21 डेज के बाद वो जो है वो आगे फिर पैथोजेनेसिस काज करता है, डिजीज काज करता है, बट कैन रेंज फ्रॉम 1 डे टू सेवरल मंथ विद इन एवरेज ऑफ 10 डेज। तो ये आपके पास क्या होता है कि 1 से 1 महीना तक हो, सेवरल मंथ तक हो सकता है, लेकिन एवरेज इसका तकरीबन 10 दिन का टाइम होता है। टेटनस पोस्ट एक्सपोजर कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 इंजेक्शन ऑफ टेटनस वैक्सीन एट टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन। इसमें अगर आपको एक्सपोजर हो जाता है, जिसमें नॉर्मली हमारे पास रोड साइड एक्सीडेंट्स है, जहाँ रोड पे अगर बैक्टीरियाज वगैरह मौजूद है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम ये फिर टेटनस वैक्सीन जो है, इंजेक्शंस जो है वो लगाते हैं, और इम्यूनोग्लोबुलिन ऑन द साइड्स हम देते हैं, ताकि पेशेंट को इम्यूनिटी को बहाल किया जाए और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी डेवलप हो सके। सो गाइस, आपने कभी भी जो रोड साइड एक्सीडेंट्स वगैरह है या अगर एक्सपोजर होता है, तो उसको आपने नेग्लेक्ट नहीं करना, आपने फॉरेन वैक्सीन जो है वगैरह लगानी है, इंजेक्शंस लगानी है। अब कुछ कॉमन जो डिजीजेस हैं, जो इन्फेक्शंस हैं, उसके अगेंस्ट जो है जिनकी वैक्सीन्स अवेलेबल है, उसके लिए आपने वैक्सीन्स जो है वो लगानी है। स्पेशली इम्यूनाइजेशन उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं सर्टन डिजीज़ के लिए, या अगर कोई आउटब्रेक सिचुएशन होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है MMR, जिसमें मम्प्स, मीजल और रुबेला है। इसमें क्या है कि हम 2 डोजेज अवेलेबल है 1 मंथ अपार्ट, यानी एक आज लगा लें और फिर 1 महीने के बाद दिया जाता है। वेरिसोला जिसमें चिकन पॉक्स कॉज करता है, और इसमें 2 डोजेज, एक पहले मंथ और फिर दूसरा तीसरे मंथ पर अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा उनके लिए हेल्थ केयर वर्कर जो है, जिनकी कोई हिस्ट्री चिकन पॉक्स की प्रीवियसली नहीं है, मींस कि उनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, तो उनको ये वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, ताकि उनको अगर एक्सपोजर हो भी तो उनके एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुके हों। फिर आपके पास आ जाते हैं DPT, जिसमें हमारे पास टेटनस, डिप्थीरिया एंड पर्टूसिस। दैट में आल्सो बी गिवन टू द हेल्थ केयर वर्कर, स्पेशली for pregnant female who are healthcare workers. So 1 dose in lifetime is enough. 1 dose for each pregnancy in female. So female जो healthcare worker है, वो हर pregnancy में इसका 1 शॉट लगाएंगे इस
टेटनस, डिप्थीरिया एंड पर्टोसिस के वैक्सीन का, टेटनस बूस्टर डोज इज आल्सो गिवन आफ्टर 10 ईयर्स। सो टेटनस के केस में 10 ईयर्स के बाद एक बूस्टर डोज दिया जाता है अगर एंटीबॉडीज लेवल पर्सन में ड्रॉप हो जाता है। हेपेटाइटिस बी, अगर बंदा जो है इम्यून नहीं है हेपेटाइटिस बी के लिए तो आप उसको वैक्सीनेट करेंगे। उसकी 3 डोजेज में हम वैक्सीन जो है दी जाती है। फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज आफ्टर 1 मंथ एंड थर्ड डोज आफ्टर 6 मंथ। तो 3 डोजेस हैं, 1, 2 और 6 मंथ पे जो है ये डोजेस दी जाती है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बंदे की पहले इम्यूनिटी देखनी है आपने, जब भी आपने उसको बूस्टर डोज देखनी है। एंटीबॉडी लेवल आपने 1-2 महीने बाद देखना है जब इनिशियल आप डोज दे देते हैं, और फिर उसकी अगर एंटीबॉडीज लेवल ने सर्टेन लेवल से ड्रॉप हुआ है तो उसमें फिर हम जो है एक बूस्टर डोज जो है वो देते हैं। टाइफाइड जो है इसका एक सिंगल डोज दिया जाता है, लेकिन रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है उन लोगों के लिए जो हाई रिस्क ग्रुप्स में आते हैं। उनमें सिर्फ फूड हैंडलर्स हो सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल वर्कर्स हैं जो साल्मोनेला स्पीशीज के साथ डायरेक्टली उसका कांटेक्ट हो सकता है, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो सिंगल डोज इसका लाजमी लगाए। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आप सबको पता है कि ईयरली लगाई जाती है, न्यू स्ट्रेन्स आती रहती हैं हर साल, तो उसके लिए वैक्सीन्स भी जो है वो हर साल जो है वो अपडेट होती रहती हैं, जो कि नवंबर और दिसंबर में पाकिस्तान में अवेलेबल होती हैं। और इसी तरह हर साल आप उसको जब अपडेटेड वैक्सीन आती है तो उन लोगों के लिए जो रिस्क ग्रुप पे हैं, जो क्रोनिक अस्थमेटिक पेशेंट है, तो वो उनको चाहिए कि वो लगा लें। मेनिंजोकोकल वैक्सीन्स फॉर ग्रुप ए, सी, वाई एंड डब्ल्यू, टोटल ऑफ 135 स्ट्रेन्स के लिए एक डोज अवेलेबल है। और ये नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं हेल्थ केयर वर्कर के लिए जो कि आउटब्रेक सिचुएशन में काम करते हैं। जब इन डिजीज का आउटब्रेक होता है तो उन सिचुएशन में हेल्थ केयर वर्कर को लगाना जरूरी है। अब एक टर्म यूज होती है दैट इज प्रोफाइलेक्टिक इम्यूनाइजेशन, के आप इम्यूनिटी कैसे डेवलप करेंगे, किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। प्रोफाइलेक्टिक इम्यूनाइजेशन को अगर हम डिफाइन करें, दैट रेफर टू द आर्टिफिशियल establishment of specific immunity, a technique that has a significantly reduced suffering and death from a variety of infections। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बंदे में डेवलप करते हैं, और इस टेक्निक से बहुत ज़्यादा डिजीज़ेस की में कमी आई है और डेथ रेट में भी कमी आई है। रिमेंबर, ये जो हमने पर्टूसिस और टेटनस या फिर चिकन पॉक्स वगैरह डिजीज़ हैं, ये पुराने ज़मानों में इन्होंने तबाही मचा दी थी क्योंकि इसके अगेंस्ट वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं थी। तो जब ये इम्यूनाइजेशन का कंसेप्ट आया है तो इन डिजीज़ में ना सिर्फ कमी आई है बल्कि सर्टेन डिजीज़ का खात्मा भी हो गया है। All healthcare worker should be immunized against vaccine preventable diseases, जिसमें टेटनस, डिप्थीरिया, पोलियो, मीजल, मम्प्स एंड रूबेला वगैरह शामिल है। तमाम हेल्थ केयर वर्कर को ज़रूरी है, एक टीम होती है जो असेस करती है हेल्थ केयर वर्कर को हर साल, उनके एंटीबॉडीज़ लेवल को चेक करती है। हॉस्पिटल में ऐसी टीम का होना ज़रूरी है जो हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर होता है, ताकि वो उसको इम्यूनाइज रख सके अपने हेल्थ केयर वर्कर को। दे शुड हैव अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ देयर रूटीन इम्यूनाइजेशन। तो इनके पास एक रिकॉर्ड होता है जो उसको मेंटेन किया जाता है, रेगुलरली अपडेट किया जाता है, इम्यूनाइजेशन की सारी डिटेल उसमें मेंशन हुई होती है। It will minimize risk of infection transmission from staff to vulnerable group, but also for their own protection। तो ये क्या करेगा ये अगर इम्यूनाइजेशन का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है हेल्थ केयर वर्कर के लिए तो इसके दोहरे फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि ये स्टाफ जो कि वल्नरेबल ग्रुप में आता है ये खुद भी महफूज रहेगा इन डिजीज़ से, और उन लोगों के को भी महफूज रख सकेगा जो इनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, जो खुद को भी महफूज रखेंगे और वो जो पेशेंट है जो वल्नरेबल है, जो कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ आ रहे हैं, जिससे ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको भी महफूज रख सकेंगे। तो इम्यूनिटी को डेवलप करने के हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। एक होता है कि नेचुरल वे में हम इम्यूनिटी गेन कर लेते हैं, और दूसरा ये कि हम आर्टिफिशियल वे से, पाथवे से इम्यूनिटी गेन करते हैं।
नेचुरल वे में आप सबको पता है, अगर किसी को डिजीज हो जाती थी पुराने जमाने में, चिकन पॉक्स अगर किसी को हो जाता था और वो रिकवर हो जाता था तो उसमें एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी होती थी। दैट वाज द नेचुरल वे। फिर ह्यूमन ने जब इंटरवेंशन की, उनको पता चला कि इस तरीके से अगर हम कुछ कमजोर एंटीजेंस डेवलप करें इस डिजीज, इस पैथोजन के, और ह्यूमन में उसको इंटरेक्ट करें, ह्यूमन में उसको इंजेक्ट करें, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो सकती है। तो फिर ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का कंसेप्ट जो है वो सामने आया है। तो नेचुरल में क्या है, अगर तो इन्फेक्शन है, ठीक है, अगर तो इन्फेक्शन है तो डिजीज डेवलप हो सकती है, या फिर सब क्लिनिकल सिम्टम्स पे जा सकते हैं। डिजीज में आपके पास डिफरेंट सिचुएशन आ जाती है, पेशेंट की डेथ हो सकती है, जैसे पुराने ज़माने में हो जाता था कि कुछ लोगों की डेथ हो जाती थी, कुछ रिकवर हो जाते थे, या रेबीज के केस में अगर आप देखते हैं। फिर आपके पास या वो क्रोनिक डिजीज स्टेज में चला जाता है या सर्टन डिसेबिलिटी हो जाती है, जैसे कि पोलियो के केस में है। लेकिन एंड में क्रोनिक और डिसेबिलिटी के केस में या सब क्लिनिकल केस में एंड रिजल्ट क्या होता है कि बाद में इस बंदे की लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, या कुछ केसेस में ये है कि 6 मंथ 1 ईयर के लिए वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। आर्टिफिशियल पाथवे में ये है कि हमने जो लैब में ये इसके एंटीजन या उस पैथोजन के कमज़ोर जो एटीन्यूएटेड फॉर्म्स हमने डेवलप किए हैं, उसको हम इंजेक्ट करते हैं वैक्सीनेशन के फॉर्म में, जो दो तरीके इख्तियार करता है। या बी सेल्स की स्टिमुलेशन करता है जो एट द एंड ऑफ द डे एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है। दूसरा ये कि टी सेल स्टिमुलेशन करता है जो एफिनिटी मैचुरेशन करता है, यानी एंटीजन के एंटीबॉडी के साथ कैपेसिटी को बढ़ाता है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी को बढ़ाता है, और सेल मेडिएटेड यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स वगैरह की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, जो एट द एंड ऑफ द डे ये भी आपको इम्यूनिटी देता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी कंसंट्रेशन को वैक्सीनेशन में एंटीबॉडी टाइटर को एक सर्टन लेवल तक मेंटेन रखना होता है सीरम के अंदर। तो उसको हम फिर वैक्सीन टाइम टू टाइम देते हैं। जैसे ही हमें लगता है कि एंटीबॉडी लेवल ड्रॉप हो गया है तो फिर एक और बूस्टर डोज दिया जाता है और फिर उसको लेवल को बढ़ा दिया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर 6 महीने बाद, साल बाद फिर एक बूस्टर डोज। डिपेंड करता है वो इन्फेक्शन पे, पैथोजेंस पे और टाइप ऑफ इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपकी इम्यूनिटी कितने अरसे तक सस्टेन कर सकती है। लेकिन दैट होल प्रोसेस विल ऑफ वैक्सीनेशन इज वेरी मस्ट नेसेसरी फॉर द हेल्थ केयर वर्कर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोफाइलैक्टिक इम्यूनाइजेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोफाइलैक्टिक इम्यूनाइजेशन, वन इज पैसिव एंड द अदर वन इज द एक्टिव इम्यूनाइजेशन। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन की तरफ हम पहले आते हैं। ये क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन इन विच प्रोटेक्शन इज कन्फर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज और lymphocyte from another individual whose immune system was stimulated by appropriate antigen। इसमें आपकी बॉडी खुद से इम्यूनिटी डेवलप नहीं करती, बल्कि आपके जो पेशेंट होता है या जिसको एक्सपोजर हुआ होता है सर्टेन इन्फेक्शन का, उसके अंदर किसी और की रेडीमेड तैयार एंटीबॉडीज या लेम्फोसाइट्स लेके इसके अंदर, इस इन्फेक्टेड पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज की जाती है, ठीक है, ताकि उसके बाद क्या हो जाता है उस बंदे के, ताकि ट्रांजिएंटली उसके अंदर एंटीबॉडीज आ जाए और वो उस इन्फेक्शन को सस्टेन कर सकें, कंट्रोल कर सकें। अब पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड व्हेन अ पर्सन इज गिवन एंटीबॉडीज टू अ डिजीज रादर देन प्रोड्यूसिंग देम थ्रू हिज ओन और हर ओन इम्यून सिस्टम। पैसिव इम्यूनिटी नेम से पता चल रहा है कि बंदे की खुद सेल्स बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, बल्कि किसी और के एंटीबॉडीज पे वो इन्हिसार करता है जो रेडीमेड उनको मिलती है। उनका अपना इम्यून सिस्टम उसमें कोई रोल प्ले नहीं करता। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम पूल्ड प्लाज्मा मे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन सच इज मीजल इफ गिवन आफ्टर एक्सपोजर। तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ये तैयार कैसे होते हैं कि पूल प्लाज्मा लिया जाता है, यानी नॉर्मल तरीकाकार ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जो NIH में ये तरीका होता है कि जो एंटीजन है दैट इज यूजुअली इंजेक्टेड इनटू, अगर हमें लार्ज स्केल में चाहिए हॉर्स और शीप में इंजेक्ट किया जाता है तो उसके बॉडी के अंदर उसके एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। फिर वो उसका ब्लड ड्रॉ करते हैं, ब्लड ड्रॉ करने के बाद उस ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है और उसमें से एंटीबॉडीज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उस एंटीबॉडीज को ह्यूमन के साथ जब कंपैटिबल कर दिया गया था तो ह्यूमन के अंदर उसको अगर वो एंटीबॉडीज फॉर एग्जांपल रेबीज के अगेंस्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन
इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो उसको ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब वो एंटीबॉडीज जो है वो ज़ाहिर है ह्यूमन के अपने इम्यून सिस्टम ने नहीं बनाई, बल्कि उसको रेडीमेड किसी और सोर्स से मिली है, जिसमें मोस्टली हम ये पूल प्लाज्मा जो कि उस सर्टन दूसरे एनिमल जैसे शीप और गो उसकी हॉर्स की मैंने एग्जांपल दी है, उसमें तैयार की जाती है, उससे एक्सट्रैक्ट की जाती है। और ये एंटीबॉडी जो होती है वो शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन देती है। क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन क्यों देती है कि ऑन स्पॉट इन्फेक्शन को आगे आपने स्प्रेड होने नहीं देना, तो उस वक्त तक कंट्रोल करना है जब तक उसका ह्यूमन उस इंसान का अपना इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडीज बनना शुरू नहीं कर देता। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, पैसिव इम्यूनाइजेशन में एंटीबॉडीज और नेचुरल वे में किन तरीकों से आती है। अगर न्यूबॉर्न बेबी रिक्वायर पैसिव इम्यूनिटी फ्रॉम इट्स मदर थ्रू प्लेसेंटा, जो न्यूबॉर्न बेबी है वो प्लेसेंटा के थ्रू अपने मदर से एक्वायर करता है, या वो थ्रू ब्रेस्ट मिल्क से वो उसको एक्वायर करता है। द मेजर एडवांटेज ऑफ टू पैसिव इम्यूनिटी प्रोटेक्शन इज इमीडिएट, वेयर इज एक्टिव इम्यूनिटी टेक्स टाइम, यूजुअली सेवरल वीक्स टू डेवलप। तो एडवांटेज अगर आप देखें कि पैसिव इम्यूनिटी का क्या हो सकता है, तो इसका ये है कि उस क्योंकि रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है तो ये फौरन क्विक एक्शन दिखाती हैं, जबकि एक्टिव इम्यूनिटी में टाइम लगेगा आपकी इम्यून सिस्टम को कि वो उसको एंटीजन को रिकॉग्नाइज करे, फिर उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, तो उसमें वीक्स लग सकते हैं ताकि उस एंटीबॉडीज लेवल की डेवलप करने में। However, passive immunity lasts only for a few weeks or months. Only active immunity is long lasting. अब यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी की एक लिमिटेशंस ये है कि टाइमली काम तो कर जाती है, लेकिन ये एंटीबॉडीज ज़्यादा अरसे तक नहीं रहती ब्लड में या ह्यूमन के अंदर, बल्कि ख़त्म हो जाती है एक हफ्ते या मंथ के बाद। जबकि एक्टिव इम्यूनिटी देर से डेवलप होती है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होती है, एंटीबॉडीज ज़्यादा अरसे तक चलती है। It is sometimes the case that in infectious organisms or poisonous substance can have such a rapid deleterious effect that victim does not have time to develop the immune response spontaneously. कुछ ऐसे इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स है या कुछ पॉइजनस एनिमल्स के बाइट की वजह से उसका इतना क्विक इफेक्ट होता है, जैसे स्नेक बाइट वगैरह हो जाते हैं, कि टाइम नहीं मिलता कि उसके अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हों। तो क्या होता है, उस वहाँ पे आपकी पैसिव इम्यूनिटी काम आती है, यानी आप बाहर से जल्दी जल्दी उसको एंटीबॉडीज देते हैं उस इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट, ताकि फॉर द टाइम बीइंग उसको कंट्रोल कर सके, उसको स्प्रेड होने ना दे, उसको न्यूट्रलाइज कर सके। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाती है, दैट इज इन एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हमारे पास क्या है, इन विच प्रोटेक्शन रिजल्ट फ्रॉम the administration of a vaccine with dead or harmless living or form of an organism or with an inactivated toxin that stimulate the immune system to produce lymphocyte and antibodies against the organisms or toxin। तो इसमें क्या होता है कि आप वैक्सीन या कोई डेड या हार्मलेस लिविंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको किसी पार्ट को ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं, या उसकी कुछ इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स जो होते हैं उसको आप इंजेक्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उसके अगेंस्ट जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है, फॉरेन एंटिटी के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, और लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज जो है उस टॉक्सिन या ऑर्गेनिजम्स या उस पैथोजेंस के अगेंस्ट बनाना शुरू कर देता है। रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड एटेन्यूएटेड या वीकेंड स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस। तो इसका तरीका कार क्या होता है इस एक्टिव इम्यूनाइजेशन का या वैक्सीनेशन का, कि इन्होंने क्या किया है कि एक वीक फॉर्म जो है उस पैथोजेनिक बैक्टीरिया या उस वायरस का जो डिजीज काज करता है वो उन्होंने प्रिपेयर किए हैं। इस एटेन्यूएटेड वैक्सीन काज एन इन्फेक्शन बट डू नॉट प्रोड्यूस द फुल एरे ऑफ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज बिकॉज इन्फेक्शियस एजेंट मल्टीप्लाइज टू ओनली अ लिमिटेड एक्सटेंट इन द बॉडी एंड नेवर रिवर्ट टू विरुलेंट फॉर्म। तो ये जो कमज़ोर पैथोजेंस हैं या इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं या उसके पार्ट हैं, ये बिल्कुल काम वैसे ही करते हैं जैसे एक कंप्लीट वायरस या इन्फेक्शियस एजेंट ऑर्गेनिजम्स करता है,
और साइंस और सिम्टम्स भी डिजीज की डेवलप कर लेता है, लेकिन वो इतना वीक होता है कि वो एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं होता और वो कभी भी डिजीज तक नहीं जाता, सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स थोड़े से डेवलप हो जाते हैं। सो वो नेचुरली बिहेव करता है ताकि नेचुरली इम्यून सिस्टम डेवलप हो, एंटीबॉडीज डेवलप हो, लेकिन वेरुलेंट फॉर्म पे नहीं जाता। The use of such live microbe provides the most effective prophylaxis of all, since they truly imitate a mild form of natural infection. तो ये बिल्कुल मिमिक करता है जैसे आपको नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन ये माइल्ड फॉर्म होता है क्योंकि ये कमज़ोर एंटीजेंस होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे है एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए या इम्यूनाइजेशन डेवलप करने के लिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। द वैक्सीन फॉर येलो फीवर, पोलियोमाइलाइटिस और मीजल्स, रूबेला एंड ट्यूबरक्लोसिस हैज़ बीन डेवलप्ड थ्रू दिस वे। तो इसी वे तरीके से ये वैक्सीन डेवलप की गई हैं। ऑल्दो सफिशिएंटली एटेन्यूएटेड एज फार एज हेल्दी पर्सन आर कंसर्न, लाइव वैक्सीन में काज द फुल डिजीज इन पर्सन हु हैव एन इम्यून डिफिशिएंसी। अब यहाँ पे इसकी भी एक लिमिटेशंस है कि ये जो कमज़ोर वैक्सीन्स डेवलप की जा रही हैं, कमज़ोर ऑर्गेनिजम्स को लेके उससे वैक्सीन डेवलप की जा रही है, इसका ये नुकसान हो सकता है जो इम्यूनो डेफिशिएंट पीपल है, इम्यूनिटी जिनकी लो है, फॉर एग्जांपल HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है लेटर ऑन स्टेजेस में, उनको आप ये वैक्सीन लगाएंगे तो ऑफ कोर्स वहाँ पे ये एक फुल फ्लेज डिजीज उनमें काज कर सकता है। रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हैज अलाउड रिसर्चर टू यूज मॉडिफाइड बैक्टीरिया एंड वायरसेस दैट आर नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन टू मिनिमाइज इंडिविजुअल अगेंस्ट an antigen from pathogenic microorganism. So DNA recombinant टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा इन है, जिसमें एक मॉडिफाइड कोई एक सर्टन जीन या उसका जैसे एनवेलप पार्ट है उसका या एक सर्टन प्रोटीन पार्ट है वायरस या बैक्टीरिया का, उसको एक नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया में इंसर्ट करके फिर उसकी वैक्सीन बनाई जाती है। तो उसका वही होता है कि उसकी अगेंस्ट उस एंटीजेंस या उस प्रोटीन्स के अगेंस्ट ह्यूमंस या एनिमल्स के अंदर जिसको आपने इम्यून करना होता है अगेंस्ट एंटीजन के अगेंस्ट उसके एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है और फिर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो है उसके अगेंस्ट इंसान के दरमियान अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। सो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा इन है वैक्सीन डेवलपमेंट। एन इफेक्टिव ओरल वैक्सीन अगेंस्ट कॉलरा वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस अप्रोच। सो कॉलरा के अगेंस्ट एक ओरल वैक्सीन जो बनाई गई है वो भी रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। Vaccination campaign against many diseases such as diphtheria, polio and measles have been tremendously successful. So ये वैक्सीनेशन कैंपेन इन केसेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। अब हम थोड़ा सा समराइज करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी को एक टेबुलेटेड फॉर्म में, हर एक कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, एक एक कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, फिर इसके अंदर डिफरेंसेस देखेंगे कि एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है और पैसिव में। दैट विल बी अ बर्ड आई व्यू जो आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में इजीली कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट हम देखते हैं कि एक्सपोजर टू एंटीजन और पैथोजेंस अगेन एक्टिव इम्यूनिटी में बिल्कुल रिक्वायर्ड है। आप एंटीजन या पैथोजन के साथ एक्सपोज होगे, चाहे आप उसको नेचुरल वे से होते हो या आर्टिफिशियल वे से, तो इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होगी। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में हमने कहा था कि रेडीमेड एंटीबॉडीज किसी और ऑर्गेनिज्म से लेके या किसी और एनिमल से लेके इंजेक्ट की जाती हैं, वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज हैं, तो उसमें आपको एक्सपोजर या एंटीजन या पैथोजेंस का होना नहीं होता, ज़रूरी नहीं है उसके लिए। इम्यून सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, तो एक्टिव इम्यूनिटी में द इम्यून सिस्टम ऑफ द इंडिविजुअल इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ज़रूरी है इम्यून सेल्स जो है वो आगे इसमें इन्वॉल्व होगा, एंटीबॉडीज वगैरह बनाएगा। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा, द इम्यून सिस्टम ऑफ द इंडिविजुअल इज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व बट रादर पैसिवली इन्वॉल्व। सो इसमें इम्यून सिस्टम जो है वो आराम से बैठा होता है, वो खुद इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता, बल्कि ये है कि पैसिवली आप बाहर से एंटीबॉडीज वगैरह देते हैं। नेचुरल एक्वायरमेंट, क्या नेचुरली एक्वायर किया जा सकता है इम्यूनिटी को, एक्टिव इम्यूनिटी को? तो यस, अराइज नेचुरली व्हेन एन इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड टू एन एंटीजन और पैथोजन। आपको नेचुरली बीमारी हो सकती है, जैसे चिकन पॉक्स हमने डिस्कस किया था, ठीक है, या आजकल आपको
कोरोना का बीमारी हो गई है और आपने वो टाइम गुजार लिया और आप बच गए, तो आपके अंदर एक अरसे तक एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो यस, नेचुरल रिक्वायरमेंट कैन अकर थ्रू एंटीजन और पैथोजन इन एक्टिव इम्यूनिटी। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में किस तरह अराइज होती है, हम पहले भी पढ़ा था, अराइज नेचुरली व्हेन अ फीटस रिसीव्स ready-made antibodies from mother through placenta or baby through breast milk। तो इस तरह से वो एक्वायर कर लेता है मदर से तो ये पैसिव इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज। आर्टिफिशियली क्या एक्वायर कर सकता है एक्टिव इम्यूनिटी? यस, जो भी हमारी वैक्सीन्स हैं वो आर्टिफिशियली डेवलप की गई हैं, तो वो वैक्सीन्स जो है दैट कैन हेल्प अस इन डेवलपिंग एक्टिव इम्यूनिटी। और क्या पैसिव इम्यूनिटी भी आर्टिफिशियली बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती है, क्योंकि हम जो पूल प्लाज्मा से तैयार एंटीबॉडीज एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली वो पैसिव इम्यूनिटी ही है। इम्यूनिटी टाइप आपके पास ये कौन सी है? इन्वॉल्व्स बोथ ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, यानी इसमें आपके पास एंटीबॉडीज भी बनती हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स वगैरह भी बनते हैं जो सेल के अंदर इन्फेक्शंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो बाकी जो है वो सेल के बाहर भी करते हैं एंटीबॉडीज वगैरह। इसमें क्या है, द इम्यूनिटी इज कन्फर्ड ओनली बाय रेडीमेड एंटीबॉडीज। यहाँ इम्यूनिटी आपको अगेन बार बार रेडीमेड तैयार प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म से, वो आपको इम्यूनिटी देती है। कंपोनेंट्स क्या है इसमें इन्वॉल्व, कौन से कंपोनेंट्स हैं? एक्टिव इम्यूनिटी में आपके पास टी सेल, बी सेल एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स components are involved। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में no immune cells are involved as antibody as preformed ready-made है, so no need of immune cells to कि वो आप इसको सर दर्द ले, ठीक है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन एक्टिव इम्यूनिटी में इन्वॉल्व्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन विच इज इंड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन और इम्यूनोजन। अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी अगर सामना होगा एंटीजन पैथोजन के। नो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बट डायरेक्टली ट्रांसफर्ड, तो इसमें खुद से नहीं बनती, अगेन बाहर से हम लेते हैं। अब एक और करेक्टरिस्टिक है कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स। क्या सेकेंडरी रिस्पॉन्स एक्टिव इम्यूनिटी में होता है? यस। पैसिव इम्यूनिटी में होता है? नहीं, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी में कैसा होता है? सेकेंडरी रिस्पांस बेसिकली है क्या कि अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो जाता है या एक बार आप वैक्सीन लगा लेते हैं थ्रू आर्टिफिशियल वे, तो आपके अंदर एक एंटीबॉडीज का डोज बन जाता है, एक पीक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर दोबारा कहीं साल बाद 2 साल बाद आपको दोबारा सेम इन्फेक्शन होता है, सेम पैथोजन से आपको डिजीज इन्फेक्शन होता है, तो आपके जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो एक दोबारा एक स्ट्रॉन्गर रिएक्शन एंटीबॉडीज शो करती हैं, ज्यादा एंटीबॉडीज बनाते हैं और फास्टर बनाते हैं, टाइम नहीं लगाते उसमें, तो एक दूसरा पीक आता है, उसको हम सेकेंडरी रिस्पांस कहते हैं। सो द फर्स्ट एक्सपोजर इन एक्टिव इम्यूनिटी लीड्स टू प्राइमरी रिस्पांस एंड इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू सेम पैथोजन लेटर ऑन अ मच फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर सेकेंडरी रिस्पांस इज एस्टेब्लिश, ठीक है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता, एब्सेंस ऑफ अ सेकेंडरी रिस्पांस, ठीक है। इसमें तो आपके इम्यून सेल्स इन्वॉल्व ही नहीं है, तो सेकेंडरी रिस्पांस का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बारी आ जाती है ड्यूरेबिलिटी पे कि कितने ड्यूरेबल है, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी, द प्रोटेक्शन ऑफर्ड इज लॉन्ग लिव्ड, ठीक है। इसमें आपको एक बार एंटीबॉडीज डेवलप हो गई तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। कुछ डिजीजेज में पूरे लाइफ लॉन्ग होती है, कुछ में वो 6 साल होती है, कुछ में 1 साल होती है, तो उसमें फिर आप बूस्टर डोज लगाते हैं। पैसिव इम्यूनिटी जो है, द प्रोटेक्शन इज ओनली ट्रांजिएंट, इसमें जल्दी खत्म हो जाती है एंटीबॉडीज, ठीक है, क्योंकि आपने बाहर से दी होती हैं, तो उसका जब लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है तो और नहीं बनती बॉडी में, क्योंकि इम्यून सेल इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें। सूटेबिलिटी, active immunity is not suitable for protection of immunocompromised or immunodeficient individual, तो active immunity will never be recommended for immunocompromised or immunodeficient individual, जबकि passive immunity is useful in case of immunocompromised, immunodeficient or severe combined immunodeficiency। तो इम्यूनोडिफिशिएंट पेशेंट के लिए पैसिव इम्यूनिटी आप रिकमेंड करेंगे। यूजेज क्या है? इफेक्टिव फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डिजीज, अगर आप डिजीज के हेल्थ केयर वर्कर हैं या आपको एक सर्टेन डिजीज का इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं,
या कम्युनिटी में एक आउटब्रेक आ गया जैसे आजकल कोविड-19 का है, तो उस केस में आप प्रोफाइलेक्टिकली ये वैक्सीनेशन वगैरह यूज़ करेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी का को इस्तेमाल में लाएंगे। जबकि पैसिव इम्यूनिटी ज़्यादा आपको काम आएगी पोस्ट एक्सपोजर रेमेडी के लिए, कि आप एक इन्फेक्शन को एक्सपोज हो गए हैं, उसके बाद आपको इम्यूनिटी चाहिए और फ़ौरन चाहिए। आप वेट नहीं कर सकते इम्यून सेल के लिए कि वो 10 दिन बाद रिस्पांस शो करेगा। 10 दिन बाद 10 दिन तक तो बंदे का खबाड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आजकल कोविड-19 में कोशिश की गई कि पूल प्लाज्मा लेके जो पेशेंट रिकवर हो चुके हैं उसमें से प्लाज्मा लेके उसमें से एंटीबॉडीज वो प्लाज्मा उस कंपेटेबल पेशेंट में जिसको कोरोना है एक्टिवली और उसकी हालत ख़राब हुई है, तो उसको ये प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ जो है वो ट्रांसफ़र की जाए, जिससे उसको टाइमली उसको कंट्रोल करने में आसानी हो जाए वायरस को। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी कैन इम्प्लिकेट इन ऑटो इम्यून डिजीज एंड एलर्जीज बट जनरली डज नॉट हैव साइड इफेक्ट्स। बहुत ही शाज़ व नाज़िर, बहुत ही कम लोगों में ये ऑटो इम्यून डिजीज़ या एलर्जीज डेवलप कर सकते हैं। अगेन जब आपके पास वैक्सीन आती है मार्केट में, तो ऐसा नहीं है कि आज डेवलप हो गए तो कल आ गई। इसमें डेकेड्स लग जाते हैं, क्योंकि आप एनिमल मॉडल से फिर जब आप उसको एनिमल मॉडल से फिर आप ह्यूमंस में आते हैं, तो फिर एक वॉलंटियर्स का ग्रुप, हेल्दी लोगों का ग्रुप पर तलाश करते हो, फिर एक सर्टन मुख्तलिफ एरियाज़ में करते हो, एशियन पॉपुलेशन, अमेरिकन पॉपुलेशन। फिर जब आप अच्छा खासा तसल्ली हो जाते हो उसके इफेक्ट्स, रूट ऑफ एक कौन से सेल्स को वो एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट करता है, ये सारा कुछ डिटेल समझने के बाद जब उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते फिर वो मार्केट में लॉन्च होते हैं। लेकिन फिर भी एक्सेप्शनल्स होते हैं, पर्सन टू पर्सन जो है वो एलर्जिक कंडीशंस डेवलप हो सकती है। पैसिव इम्यूनिटी में अ कंडीशन कॉल्ड सीरम सिकनेस कैन रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू एंटीसीरा। तो जो एंटीबॉडीज़ या आप प्लाज्मा लेते हैं उससे एक कंडीशन होती है जिसको हम सीरम सिकनेस होता है, जिससे माइल्ड आपको एक डिजीज़ कंडीशन या सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। सो अगर हम थोड़ा सा फिर देखें, काइंड ऑफ अ रिमाइंडर, एक्टिव इम्यूनिटी वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी। सो एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल वे ये है कि आपको इन्फेक्शन हो गया, नेचुरल वे में आपको एक्सपोजर हो गया, उसके बाद फ्यू वीक्स बाद आपके जिस्म में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई। दूसरा ये है कि आपने वैक्सीन डेवलप की है, आल्दो बाय यूजिंग एटेन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, फिर आप इंजेक्ट करते हो और इम्यूनिटी डेवलप होती है। पैसिव में भी नेचुरल वे भी है और आर्टिफिशियल वे भी है। नेचुरल यही है, हमने पहले भी कहा था कि मदर से थ्रू प्लासेंटा फीटस में ट्रांसफ़र होती है एंटीबॉडीज़, जिसको पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करने बच्चे में पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, या वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी ट्रांसफ़र होता है। आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनिटी कैसे होती है कि हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ पूल प्लाज्मा से एक्सट्रैक्ट करें और पेशेंट में वो इन्फ्यूज़ करें। सो व्यूअर्स, दैट वाज ऑल अबाउट प्रोफाइलैक्टिक प्रिवेंशन। तो दैट इज़ द रेफरेंसेस जहाँ से आप फर्दर हेल्प ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम किसी और लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।